अगर हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, जैसे ऑटिज़म हो गया, उसमें एक टर्म बहुत ही पॉपुलर आजकल हो रहा है जिसे वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म पेरेंट्स के बीच में एक बहुत ही क्वेरीज़ बढ़ती जा रही है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में, कि आखिर वर्चुअल ऑटिज़म क्या है और ये होता भी है या नहीं। ऐसे सिम्पटम जैसे कि पुअर स्पीच, डिले स्पीच, पुअर आई कॉन्टैक्ट, सोशल इंटरेस्ट का कम होना, ये सारे सिम्पटम जो कि एक ऑटिज़म के सिम्पटम होते हैं, ऐसे ही सेम सिम्पटम बच्चों में जब दिखाई देने लगे स्क्रीन ओवर यूज़ की वजह से, तो उसे हम वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं। पर क्या ऐसा कोई टर्म मेडिकली है भी या नहीं, इस पे आज चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने जो वर्चुअल ऑटिज़म पे वीडियोस बनाई थी इसके पहले, उसमें भी ज़्यादातर पेरेंट्स के सवाल आते थे कि आ रहे हैं अभी मेरे पास कि क्या बच्चे में वर्चुअल ऑटिज़म ठीक हो सकता है, कितने दिन में ठीक हो जाएगा, स्क्रीन पूरी तरह बंद हो गया है फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि उसको ऑटिज़म स्क्रीन की वजह से होना वर्चुअल ऑटिज़म है, या फिर उसको सच में बच्चे स्पेक्ट्रम पे है और उसको थेरेपीज़ की ज़रूरत है। आगे इसी चीज़ को हम साइंटिफिकली समझेंगे। अगर वर्चुअल ऑटिज़म की क्लिनिकल साइड की बात की जाए, तो वर्चुअल ऑटिज़म जैसा कोई भी डायग्नोसिस नहीं है। यानी कि हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए जिस मैनुअल का यूज़ करते हैं DSM-5, उसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तो है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म जैसी कोई डायग्नोसिस नहीं है। ये जो टर्म है वर्चुअल ऑटिज़म, ये पॉपुलर हुआ डॉक्टर मैरियस की एक स्टडीज़ से। वो एक रोमानियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो कुछ बच्चों के ग्रुप पे एक ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि जो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम के कोर सिम्पटम हैं, जैसे कि पुअर आई कॉन्टैक्ट, डिले स्पीच, इस तरह के सोशल आइसोलेशन, इस तरह के सिम्पटम उन्होंने उन बच्चों में देखे जो बच्चे स्क्रीन देख रहे थे। तो उनमें एक चीज़ कॉमन थी, स्क्रीन ओवर यूज़। ऐसे बच्चे दिन में 4 से 5 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ कर रहे थे, और इन्होंने अपनी स्टडी में देखा कि जैसे जैसे बच्चों का स्क्रीन कम किया गया, वैसे वैसे ये सारे सिम्पटम रिड्यूस हुए, या फिर समय के साथ वो दिखने बंद हो गए। तो आखिर स्क्रीन और जो ये सारे सिम्पटम हैं उसके बीच में क्या लिंक है, इसको समझने के लिए आपको इस ब्रेन डेवलपमेंट को समझना होगा। जब हम बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को समझते हैं, तो जो 0 to 3 ईयर्स की एज है, उसको उसमें ब्रेन एक कनेक्शन मशीन की तरह होता है। यानी कि जो ब्रेन है वो इस तरह से काम करता है कि वो नए नए न्यूरल पाथवेज को बना रहा होता है और नई चीज़ें सीख रहा होता है। 0 to 3 ईयर्स तक की जो एज है, उस एज में बच्चे का जो ब्रेन है वो एक कनेक्शन मशीन की तरह होता है। यानी कि यहाँ पे उसे एक बाई डायरेक्शनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है, या फिर हम उसको टू वे कम्युनिकेशन की नीड्स की जो बात करें उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि बच्चा अगर बैबलिंग करना शुरू करता है, शुरुआती साल में बोलना शुरू करता है, जब वो 1 से 1.5 साल का होता है, और वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी कहता है और पेरेंट्स उसको सुनते हैं और उसकी तरफ कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूरल कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है कि बच्चे ने कुछ बिहेवियर किया और उसको वहाँ का रिएक्शन मिला, उसने नोटिस किया। इसकी वजह से बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल कनेक्शंस, एम्पैथी, ऐसी सारे बिहेवियर डेवलप होते हैं। जब बच्चा स्क्रीन देख रहा होता है, वहाँ पे उसे यूनि डायरेक्शनल क्यूज़ मिलते हैं, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन, सिंपल वन वे कम्युनिकेशन होता है, उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। इस वजह से बच्चे में वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाते जो शुरुआती सालों में ज़रूरी हैं ओवरऑल ग्रोथ के लिए। यूनि डायरेक्शनल होने के साथ साथ स्क्रीन ओवर यूज़ के कुछ और भी इम्पैक्ट बिहेवियर पे पड़ते हैं। जैसा कि अगर हम आपने सुना होगा डोपामिन इम्पैक्ट, यानी कि बच्चे को अगर बहुत हाई पेस स्टिमुलेशन मिल रहा है, जहाँ जैसे कि वो वीडियोस देखता है, इस तरह की रील्स को देखता है या कंटेंट देखता है, तो उसको डोपामिन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो उसके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो बच्चे की आदत पड़ जाती है बहुत हाई पेस स्टिमुलेशन की। इसकी वजह से बच्चा जो रियल फेसेस है, रियल ह्यूमन इंटरेक्शन है, उसको वो बोरिंग लगने लगते हैं, और वहाँ से वो अपने आप को दूर करने लगता है। दूसरा जो कारण है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट कहते हैं, वो इस वजह से आता है कि जितना भी टाइम बच्चा किसी चीज़ को सीखने में लगा सकता है, हर 1 घंटा वो स्क्रीन देखने में लगा रहा है। तो जैसे आई कांटेक्ट मिलाना, बातचीत करना, जेस्चर्स को समझना, ये सारे जो शुरुआती कम्युनिकेशंस के लिए ज़रूरी हैं, फिंगर पॉइंटिंग, इस तरह की चीज़ें बच्चा स्क्रीन देखने की वजह से नहीं सीख पाता, और वो डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट उसमें दिखने लगता है। वो सारी चीज़ें करना बंद कर देता है, जो कि ज़्यादा डिजिटल ओवर यूज़ की वजह से बच्चे में होने लगता है। जिन्हें हम वर्चुअल ऑटिज़म समझ रहे हैं या ऑटिज़म का कोई टाइप समझ रहे हैं, वो स्क्रीन इंड्यूस सिम्पटम है। बायोलॉजिकल जो एएसडी है, यानी कि जो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं इस तरह के बीमारी के लिए, इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए, उनमें बायोलॉजिकली वो जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं कि आगे चल के बच्चे में इस तरह के सिम्टम दिखाई दें, जिसे हम ऑटिज़म कहते हैं।
हो सकता है कि स्क्रीन ओवर यूज़ की वजह से सेम वैसे ही जो सिम्पटम है वो मिमिक करने लगे, यानी कि वैसे ही नकल करने लगे जैसे कि ऑटिज़म के बच्चों में सिम्पटम दिखाई देते हैं, जिसका कि जो रीज़न था वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपको यहाँ पे एज अ पेरेंट करना क्या है, उस चीज़ को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि ये कि डायग्नोसिस क्या होगी। अगर बच्चे में इस तरह के सिम्पटम दिखाई देते हैं जैसे कि पुअर आई कांटेक्ट या फिर बच्चे में डिले स्पीच दिख रहा है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो आप घबराएं नहीं, बल्कि कुछ रूल्स को फॉलो करें। सबसे पहला रूल, अगर बच्चा 2 साल से कम है तो उसको स्क्रीन बिल्कुल भी ना दें, और अगर बच्चा 2 से 5 साल के बीच का है तो उसका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम होना चाहिए, भले ही वो वीडियो कॉल ही क्यों ना कर रहा हो अपने रिलेटिव्स के साथ। तो यहाँ पे आपको ये रूल फॉलो करने की ज़रूरत है। दूसरा, बच्चे के साथ जितना ज़्यादा टाइम हो सके 15 टू 20 मिनट दिन में 2 या 3 बार ज़रूर बिताएं। फ्लोर पे बैठ के उसके साथ कोई खेल खेलें, पज़ल करें, उससे आई कांटेक्ट मिला के बात करें, उसको टच सेंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा दें, इन्वायरमेंट के साथ उससे कनेक्ट करें। तो आपको दिन में 2 से 3 बार 20 मिनट की एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, डिजिटल डिटॉक्स करना ज़रूरी है। अगर ऐसे सिम्पटम बच्चे में दिखाई देते हैं तो आप स्क्रीन को उनसे दूर करें, जितना हो सके उसको रियल इन्वायरमेंट में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और 2 से 4 हफ्तों में ही बच्चे के सिम्पटम में आपको कमी दिखने लगेगी, अगर आप उनको स्क्रीन से दूर करते हैं तो। इसलिए इस तरह की कोई भी सिम्पटम दिखाई दें तो आप डायग्नोसिस पे जाने की बजाय कोशिश करें कि इन सिम्पटम्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें। इसके लिए आप किसी पीडियाट्रिशियन की या किसी साइकोलॉजिस्ट की, न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें और सही समय पे काम शुरू करें।